Good morning, everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, today we are discuss about what is चार गाफ रूल। आज इस वीडियो में हम सभी लोग देखेंगे कि चार गाफ रूल क्या है, ये कैसे न्यूक्लिक एसिड पर एप्लीकेबल है। चार गाफ रूल की हेल्प से कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास डीएनए है उसमें एटी या जीसी का कंटेंट क्या है, या फिर जो हमारे पास अननोन डीएनए है वह प्रोकैरियोटिक डीएनए है या फिर यूकैरियोटिक डीएनए है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार गाफ रूल। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो डीएनए था उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या थी, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, ये देखा था। इसके बाद देखा था हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या फिर डीएनए के स्ट्रैंड का कैसे फॉर्मेशन होता है, किस डायरेक्शन में होता है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी किया था। इसके साथ साथ देखा कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स थे वो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जॉइंट करके विद द हेल्प ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन किया था। इसके बाद देखा था हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो हमारे पास डीएनए था उस डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट थे, इसके बारे में भी अच्छे से देख लिया था। क्योंकि हमने कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड हैं वहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी बॉन्ड्स के नेम और उनकी पोजीशन को याद रखना है। क्लियर? तो ये तो बात हमने कर ली कि प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आई होप आप सभी ने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा एंड बड़ी ही शिद्दत से इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चार गाफ रूल। चार गाफ रूल पढ़ने से पहले हम सभी लोग देखेंगे कि जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड था एंड न्यूक्लियोसाइड ने मिलकर जो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन किया था एंड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ने आपस में जुड़कर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चैन बनाया था, उस चैन में जो हमारे पास 5 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हैं उनके क्या अलग अलग नेम हैं। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं या जो न्यूक्लियोसाइड हैं ये नाइट्रोजनस बेस के आधार पर इन्हें हम क्या कहते हैं, या ये हमारे न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड्स कितने टाइप के हैं, इसको पहले अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मूव करेंगे चार गाफ रूल पर। क्लियर? हम सभी जानते हैं कि टोटल हमारे पास नाइट्रोजनस बेस कितने प्रेजेंट हैं, 5, वो चाहे डीएनए में हो या फिर आरएनए में हो। टोटल नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 5 टाइप्स के प्रेजेंट हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, जिसमें से एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन है एंड साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल पायरीमिडीन्स हैं। क्लियर? तो जो एडेनिन है, जो हमारे पास एडेनिन है यह आरएनए में भी प्रेजेंट है
एंड डीएनए में भी प्रेजेंट है। अगर एडेनिन राइबोज शुगर के साथ बॉन्डिंग करता है, अगर एडेनिन राइबोज शुगर के साथ बाइंडिंग करता है, यानी कि आरएनए के केस में बात कर रहे हैं, तब जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनेगा, इसे हम कहेंगे एडिनोसिन। क्या कहेंगे? इसे हम एडिनोसिन कहेंगे। अगर यही एडेनिन डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से बाइंड करती है, तब हम इसे कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। तब हम इसे क्या कहेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन कहेंगे। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स हो गए। अब न्यूक्लियोसाइड्स में फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड आकर बाइंड करेगा। जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये फास्फोरिक एसिड के साथ बॉन्डिंग करेंगे और क्या बनाएंगे? इन केस ऑफ आरएनए, एडिनोसिन एक फास्फेट ग्रुप से ऐड करके एडिनोसिन मोनोफास्फेट बनाएगा। अगर 2 फास्फेट ग्रुप से बॉन्डिंग करेगा तब एडिनोसिन डाईफास्फेट बनाएगा। अगर 3 फास्फेट से, मैक्सिमम 3 फास्फेट से बॉन्डिंग करते हैं, तब ये एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राईफास्फेट बनाएगा। अब जो ये हमारे पास 3 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि एएमपी, एडीपी एंड एटीपी, ये अब क्या हो गए? ये हमारे अब हो गए न्यूक्लियोटाइड्स और इन्हें हम कहेंगे एडेनाइलिक एसिड। क्या कहेंगे? एडेनाइलिक एसिड, क्योंकि इन्होंने फास्फोरिक एसिड के साथ बाइंडिंग कर ली है। अब ये बन गए हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब इन्हें हम क्या कहेंगे? एडेनाइलिक एसिड। एडेनिन है तो इसे एडेनाइलिक एसिड्स कहेंगे और ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर डीएनए के केस में बात करें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर ने एडेनिन से बाइंड किया और डीऑक्सी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन किया। न्यूक्लियोसाइड ने एक फास्फेरस ग्रुप से ऐड करके डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट बनाया। क्या बनाया? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाईफास्फेट। जब 2 फास्फेट ग्रुप से अटैच किया और जब 3 फास्फेट ग्रुप से अटैच करेगा, 3 फास्फेट ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करेगा, तब बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। और इस सभी न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहेंगे? डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड कहेंगे, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड कहेंगे, या फिर इन्हें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। क्लियर? आई होप आपको एडेनिन के केस में डीएनए एंड आरएनए दोनों के केस में अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है आज तक आपको कन्फ्यूजन रहा हो कि एडिनोसिन किसके केस में कहते हैं? राइबोज शुगर के साथ जब बाइंड करता तब, या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ बाइंड करता तब। अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ बाइंड करेगा तब हम इसे डीऑक्सी एडिनोसिन कहेंगे। क्लियर? ये पॉइंट्स भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एटीपी क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एटीपी में कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ लिसन टू केयरफुली एंड प्लीज़ राइट डाउन हिज नोट्स। ओके, नेक्स्ट जो सेकेंड हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या है? ग्वानाइन, है ना। सेकेंड नाइट्रोजनस बेस जो कि प्यूरिन है, ये क्या है? ग्वानाइन। ग्वानाइन भी जो है ये डीएनए या आरएनए दोनों टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है। राइबोज शुगर यानी कि आरएनए के केस में बात करें तो ग्वानाइन जब राइबोज शुगर से बाइंड करेगा तब बनाएगा ग्वाइनोसिन। अब ग्वाइनोसिन न्यूक्लियोसाइड्स कहलाएगा। न्यूक्लियोसाइड्स एक फॉस्फेट से बाइंड करेगा तो इसे हम GAMP कहेंगे, यानी कि ग्वाइनोसिन एडिनोसिन यहाँ पर ए नहीं रहेगा,
प्लीज़ ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर GMP बनेगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट 2 फॉस्फेट से अटैच करेगा, ग्वानोसिन डाईफॉस्फेट बनाएगा, 3 फॉस्फेट से अटैच करेगा, 3 फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट बनाएगा। क्लियर। प्लीज़ यहाँ से आप ए को रिमूव कर लीजिए, ये मिस्टेक से राइट डाउन हो गया है। एंड अब ये क्या बन गए, ये तीनों के तीनों क्या बन गए, ये न्यूक्लियोटाइड्स बन गए और इन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहेंगे, ग्वानाइलिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, अब इन तीनों न्यूक्लियोटाइड्स को ग्वानाइलिक एसिड कहेंगे। क्लियर। अगर ग्वानाइन डीऑक्सीराइबोस शुगर से बाइंड करती है यानी कि DNA के केस में, तब हम इसे डीऑक्सी ग्वाइनोसिन न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स फिर से 1 फॉस्फेट ग्रुप से अटैच करेगा, तब बनाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 से करेगा तो डीऑक्सी ग्वानोसिन डाईफॉस्फेट एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप से अटैच करेगा, तब हम इसे कहेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। एंड इन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहेंगे, जो हमारे पास DGMP, DGTP, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड कहेंगे। डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड कहेंगे या फिर इन्हें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। क्लियर। अब सेम उसी तरीके से साइटोसिन जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस 3rd प्रेजेंट है, ये भी DNA RNA बोथ में प्रेजेंट होता है। राइबोस शुगर से बाइंड करेगा तो साइटिडीन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर साइटोसिन राइबोस शुगर से बाइंड करेगा तब कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए टर्म दिए जाते हैं, साइटोसिन बनेगा, साइटिडीन बनेगा या साइटिडाइलिक बनेगा, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, जब साइटोसिन राइबोस शुगर से बाइंड करेगा तब साइटिडीन, अगर साइटोसिन डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ बाइंड करेगा तब हम इसे कहेंगे डीऑक्सी साइटिडीन एंड 1 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट या 3 फॉस्फेट से अटैच करेगा तब हम इसे कहेंगे CMP, CDP एंड CTP और इन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स को साइटिडाइलिक एसिड कहेंगे। क्लियर। एंड DNA के केस में इन्हें डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। क्लियर। तो आई होप साइटोसिन का केस आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक बताइए, अच्छे से समझ आया यहाँ तक। एंड नेक्स्ट इज थायमिडीन। नेक्स्ट हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है ये क्या है, थायमिडीन। थायमिडीन ओनली DNA, थायमिडीन इन ओनली DNA। थायमिन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ओनली DNA में, क्योंकि ये तो RNA में एब्सेंट है। तब ये यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस शुगर से बाइंडिंग करेगा एंड डीऑक्सी थायमिडीन न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। अब ये न्यूक्लियोसाइड्स अपने 1 बाय 1 करके फॉस्फेट ग्रुप से अटैच करेगा। अगर 1 फॉस्फेट ग्रुप से अटैच किया तो हम इसे डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, डीऑक्सी थायमिडीन डाईफॉस्फेट कहेंगे एंड डीऑक्सी थायमिडीन ट्राईफॉस्फेट कहेंगे। एंड न्यूक्लियोसाइड को क्या कहेंगे, डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड कहेंगे। नेक्स्ट लास्ट नाइट्रोजनस बेस दैट इज यूरेसिल। यूरेसिल प्रेजेंट ओनली इन RNA। जो यूरेसिल है ये हमें RNA में देखने को मिलेगा एंड ये राइबोज शुगर से बाइंडिंग करेगा, है ना। राइबोज शुगर से बाइंडिंग करके न्यूक्लियोसाइड बनाएगा जिसे हम यूरिडीन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूरिडीन कहेंगे।
एंड न्यूक्लियोसाइड यूरेडीन 1 फॉस्फेट ग्रुप से अटैच करेगा, तब इसे यूरेडीन मोनोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट से अटैच करेगा, यूरेडीन डाईफॉस्फेट कहेंगे। 3 फॉस्फेट ग्रुप से अटैच करेगा, यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट कहेंगे। एंड इन न्यूक्लियोटाइड्स को यूरिडाइलिक एसिड कहेंगे या इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक जो 5 नाइट्रोजनस बेस थे उनकी जो बाइंडिंग थी, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इनके नेम क्या थे, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। एंड आपको लर्न करने का एक तरीका बता दें, जो हमारे पास प्रेजेंट है प्यूरिन यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन, तो जो इनके न्यूक्लियोसाइड हैं इसमें जो सफिक्स होगा यानी जो इंड में सफिक्स होगा, इसे हम सीन से डिनोट करेंगे। किसे? सीन से। तो सीन टर्म केवल एडेनिन में लगेगा, एडिनोसिन, एंड ग्वानिन में लगेगा, ग्वाइनोसिन, जो कि हमारे दोनों क्या है, प्यूरिन्स। लेकिन यहीं पर जब हम पायरिमिडीन्स की बात करेंगे यानी कि साइटोसिन, थाइमिडीन एंड यूरेसिल की, तब जब यहाँ न्यूक्लियोसाइड में जो सफिक्स होगा, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली, जो न्यूक्लियोसाइड में सफिक्स होगा वो डीन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? डीन, जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। साइटिडीन, यूरिडीन एंड थाइमिडीन। एंड अगर न्यूक्लियोटाइड्स में बात करें तो सभी के सभी प्यूरिन्स हो या पायरिमिडीन्स हो, सभी में जो सफिक्स रहेगा वो लिक रहेगा। क्या रहेगा? लिक, यानी कि डीऑक्सी एडेनाइलिक। जो LIC है, यही आपको सफिक्स देखने को मिलेगा सभी में। क्लियर? तो ये हमने आपको याद करने का तरीका बताया, जिससे आप इनके नेम याद रखने में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एनर्जी करेंसी, है ना। हम लोग कहते हैं कि ATP एनर्जी करेंसी है। क्या कहते हैं? ATP एनर्जी करेंसी है। लेकिन ATP के साथ साथ और जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं, है ना, और जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं लाइक CMP एंड GMP या फिर CDP या UDP, सभी के सभी जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सभी के सभी एनर्जी करेंसी की तरह वो करते हैं, यानी कि सभी के पास लगभग इक्वल अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होती है। क्लियर? बट मोस्ट कॉमन जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या है? ATP, यानी कि ATP का ब्रेकडाउन ADP में एंड ADP का ब्रेकडाउन AMP में होता है। तो मोस्ट कॉमन जो एनर्जी है वो क्या है? ATP है। एंड जब ट्रांसलेशन एंड क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है ना, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में जब ट्रांसलेशन एंड क्रेब्स की साइकिल होती है, तब वहाँ पर एनर्जी के रूप में जो यूज़ किया जाता है या जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो GTP के फॉर्म में रिलीज़ होती है, GTP के फॉर्म में रिलीज़ होती है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। एंड फास्फोलिपिड बायोसिंथेसिस, फास्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट है? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फास्फोलिपिड की। जब फास्फोलिपिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, फास्फोलिपिड की बायोसिंथेसिस हो रही होती है, तब वहाँ पर CTP एनर्जी को यूज़ किया जाता है, यानी कि CTP एनर्जी को वहाँ पर यूज़ किया जाता है साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। एंड ग्लाइकोजन की जब बायोसिंथेसिस होती है, हमारी लीवर की सेल्स ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं, है ना। तो जब ग्लाइकोजन की बायोसिंथेसिस होती है, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब वहाँ पर UTP को यूज़ किया जाता है, UTP को यूज़ किया जाता है, यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट को एज आ एनर्जी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ अदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं लाइक
साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी। साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी क्या है? ये सेकेंडरी मैसेंजर हैं। क्या है ये? सेकेंडरी मैसेंजर हैं। एंड एक डाउटफुल यहाँ पर क्वेश्चन है, आई होप बहुत से कैंडिडेट्स को, बहुत से एस्पायरेंट्स को यहाँ पर डाउट रहता होगा जब एनर्जी कैलकुलेट करने की बात आती है ना। जब हम लोग क्रेब साइकिल पढ़ते हैं तब वहाँ पर हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज से 36 या फिर 30 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तब हमें वहाँ पर एटीपी रिलीज़ होती है क्रेब साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में, इन सभी साइकिल में जब एटीपी रिलीज़ होती है, या जो कि नैड H2 के फॉर्म में या फैड H2 के फॉर्म में, FADH2 के फॉर्म में, जब वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है तब हमें फाइनली कैलकुलेशन करना होता है कि एक्चुअल में हमें कितनी एटीपी गेन हुई हैं। इस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कम्प्लीटली ब्रेकडाउन से, कम्प्लीटली मेटाबॉलिज्म से हमें कितनी एनर्जी ऑब्टेन हुई है, उसका कैलकुलेशन करना होता है। तब कैलकुलेशन के लिए कुछ फिक्स एटीपी की एनर्जी को माना गया है, यानी कि फिक्स किया गया है। तो नीट या फिर अदर कोई वनडे एग्ज़ाम हो लाइक KBS, NBS, TGT, FIGT, UPSC, DSSB, अदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वनडे एग्ज़ाम्स, उन सभी में इस रूल को फॉलो किया जाता है। यानी कि ये जो मेथड है, एक NADH2 किसके बराबर है? 3 ATP एनर्जी के बराबर है। 3 ATP जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी उतनी ही एनर्जी 1 NADH2 प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा 1 FADH2 किसके बराबर है? 2 ATP के बराबर है, 2 ATP के बराबर है। हेंस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली मेटाबोलाइज कर जाता है, जब उसकी कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है, तब हमें 36 या 38 ATP मिलते हैं। 36 या 38 ATP क्या है, इसको हम लोग कंप्लीटली समझेंगे जब हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ेंगे। तब वहाँ बताएंगे कि सटल सिस्टम किन सेल्स में प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें सटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो उनके प्रेजेंस से 36 या 38 ATP हमें गेन होती हैं। एंड जो हमारा CSIR है, जो CSIR है जिसे NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वहाँ पर इसे 1 NADH2 को 2.5 ATP के बराबर माना जाता है। यानी कि 1 NADH2 2.5 ATP रिलीज़ करेगा, 1 FADH2 2 ATP को प्रोड्यूस करेगा। तो वहाँ पर हमें 1 ग्लूकोज के कम्प्लीटली मेटाबॉलिज्म से, कम्प्लीटली मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद 30 या 32 ATP गेन होते हैं। क्लियर? तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक और इसमें डिफरेंस है, दोनों ही सही हैं, ठीक। ये हायर लेवल पर जो हम लोग बात करते हैं तब वहाँ है, लेकिन नॉर्मली हम लोगों को ये पढ़ना होता है। क्लियर? एंड दोनों ही चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड, जो डबल हेलिक्स है हमारे पास DNA का, इसमें 1 हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। 1 हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। एंड 1 हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड 2 बेस पेयर्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होती है। 2.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। 1 हेलिक्स की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 हेलिक्स में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो DNA है, इसके डायमीटर की बात करें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, ये नॉर्मली फिक्स है। बट थोड़ा हायर लेवल में क्या देखने को मिलता है कि जो 1 हेलिक्स है, 1 हेलिक्स में 36 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ देखने को मिलती है। एंड 1 हेलिक्स में 10
0.5 बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है, और दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम ही देखने को मिलता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने चारगाफ रूल की तरफ। अब देखेंगे कि चारगाफ रूल क्या है एंड ये इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। नाउ ऑस्ट्रियन केमिस्ट इरविन चारगाफ ने 1950 में अपना कॉन्सेप्ट दिया रिलेटेड टू डीएनए। अपने कुछ रूल्स दिए डीएनए के कंटेंट या डीएनए में प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस के अमाउंट से रिलेटेड अपने कुछ रूल्स दिए जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर एप्लीकेबल हैं। चारगाफ रूल को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, मोस्ट ऑफ बुक्स में जो नॉर्मली बुक्स हैं वहाँ पर लिखा रहता है कि चारगाफ रूल एप्लीकेबल ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बट हायर लेवल की जो बुक्स हैं, आप जैसे वॉटसन की या गिलबर्ट की हायर लेवल की जो आप बुक पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे कि चारगाफ रूल आल्सो एप्लीकेबल इन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, नाउ चारगाफ ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया? चारगाफ रूल्स स्टेट दैट इन द डीएनए ऑफ एनी स्पीसीज एंड एनी ऑर्गेनिज्म द अमाउंट ऑफ ग्वानिन should be equal to the amount of cytosine and amount of adenine should be equal to amount of thymine। चारगाफ ने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या उसकी किसी भी स्पीसीज में जो प्यूरिन यानी कि एजी, एडेनिन एंड थाइमिन एडेनिन एंड थाइमिन, जो एडेनिन का अमाउंट होगा वो थाइमिन के इक्वल होगा। फिर से सुनिए, चारगाफ ने बताया कि किसी भी स्पीसीज में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनकी सेल्स में जो डीएनए प्रेजेंट है, उनके डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस का कंटेंट प्रेजेंट है वो अगर ग्वाइनोसिन का जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट साइटोसिन का होगा। सपोज ग्वाइनोसिन का अमाउंट 10% है तो साइटोसिन का अमाउंट भी 10% होगा। अगर एडेनिन का अमाउंट 90% है तो थाइमिन का भी अमाउंट 90% होगा। एडेनिन इक्वल टू थाइमिन, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या है? थाइमिन है। तो जितना अमाउंट, हम नंबरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बेस पेयर की बात नहीं कर रहे, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं कि जितना अमाउंट एडेनिन का होगा होल डीएनए में उतना ही अमाउंट थाइमिन का भी होगा। जितना अमाउंट ग्वानिन का होगा उतना ही अमाउंट साइटोसिन का होगा। यानी कि प्यूरिन्स क्या है? एडेनिन प्लस ग्वानिन। यही तो हमारे पास प्यूरिन है ना? यही तो हमारे पास प्यूरिन है। एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमिडीन प्लस साइटोसिन, यानी कि प्यूरिन्स इक्वल टू पायरिमिडीन्स। ये इनका फर्स्ट रूल था। एंड नेक्स्ट बात बताई इन्होंने, नेक्स्ट बात बताई कि जो प्यूरिन्स हैं, ठीक है, जो एजी हैं एंड जो पायरिमिडीन्स हैं, इनके बेस पेयर क्या हैं? कांस्टेंट हैं। यानी कि एजी ए प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी इज कांस्टेंट। बेस कांस्टेंट मीन्स फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर किसी भी स्पीसीज में उसके पास जितने, सपोज करिए कि हमारी बॉडी में
किसी भी सेल को ले लीजिए, जैसे हेपेटोसाइट सेल्स या डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल्स, ठीक है। तो उस सेल में जितना अमाउंट एडेनिन एंड थायमिन का होगा, सपोज करिए 60% अमाउंट एडेनिन एंड थायमिन का है एंड 40% अमाउंट ग्वानिन एंड साइटोसिन का है। हमारी किसी भी सेल्स में एडेनिन एंड थायमिन का अमाउंट 60% है एंड ग्वाइनोसिन तथा साइटोसिन का अमाउंट 40% है। तो ये अमाउंट हमारी जर्म सेल में फिक्स हो चुका है। अब हमारी एजिंग के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी सेल्स की एजिंग हो रही है, हमारी एजिंग के साथ ये अमाउंट ना ही डिक्रीज़ होगा, क्या कहा हमने, ना ही डिक्रीज़ होगा एंड ना ही इंक्रीज़ होगा। ये अमाउंट फिक्स है। जितना अमाउंट बाय बर्थ था या जितना अमाउंट हम छोटे थे तब था, उतना ही अमाउंट तब भी होगा जब हम ओल्ड स्टेज में चले जाएंगे, जब हमारी सेल्स एजिंग में चली जाएंगी तब भी। तो क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की सेल्स में जो एडेनिन एंड थायमिन का अमाउंट है तथा जो ग्वानिन एंड साइटोसिन का अमाउंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, अच्छे से समझ में आया आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक। एंड एक फोर्थ जो उनका रूल था दैट इज परसेंटेज। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, बहुत सारे वनडे एग्जाम में, नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडेनिन का जो परसेंटेज है इक्वल टू थायमिडिन एंड ग्वानिन का परसेंटेज इक्वल टू साइटोसिन। आपको एक डीएनए दिया जाएगा, उसमें आपको बता दिया जाए कि एडेनिन इतना है, ग्वानिन इतना है। आप बताइए कि थायमिन कितना होगा एंड साइटोसिन कितना होगा, है ना। तो अभी इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे। इसके साथ साथ अगर हमें एडेनिन एंड थायमिन का परसेंटेज पता है, अगर हमें एडेनिन एंड थायमिन का अमाउंट पता है, या फिर हमें ग्वानिन एंड साइटोसिन का अमाउंट पता है, अगर हमें इन दोनों ही बेस पेयर का अमाउंट पता है, तो हम पता कर सकते हैं जो हमारे पास डीएनए है, जो हमारे पास डीएनए है वह प्रोकैरियोटिक डीएनए है या फिर यूकैरियोटिक डीएनए है। ये हम पता कर सकते हैं बिकॉज प्रोकैरियोटिक डीएनए इज जीसी टाइप, जीसी रिच 80, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए उसमें हमें जीसी बेस पेयर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड अगर यूकैरियोटिक डीएनए है तो उसमें हमें 80 रिच बेस पेयर देखने को मिलते हैं, यानी कि डीएनए इज 80 टाइप इन यूकैरियोटिक डीएनए 80 ग्रेटर देन जीसी होगा। क्लियर। तो आई होप आपको चार गाफ रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट रूल भी हमने देखा कि प्यूरिन्स इक्वल टू पायरिमिडीन्स, फिर हमने देखा कि प्यूरिन्स डिवाइडेड पायरिमिडीन्स इज कांस्टेंट। इसके बाद देखा हम लोगों ने एडेनिन परसेंटेज इक्वल टू थायमिन एंड ग्वाइनोसिन परसेंटेज इक्वल टू साइटोसिन। इसके बाद हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है और यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है। इसके साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में बेस कांस्टेंट का मतलब क्या है ये भी समझा। नाउ अब देखते हैं कि चार गाफ रूल को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो थोड़ा आपका लॉन्ग हो सकता है बट आप यहाँ से बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। एक न्यूमेरिकल यहाँ करेंगे एंड प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसे आपको अच्छे से समझना है। आई हैव अ नून डीएनए, एडेनिन कंटेंट इज 20%, व्हाट इज टाइप ऑफ डीएनए। या फिर ये भी पूछ सकते हैं हमारे पास
एक अननोन डीएनए है, किसी भी स्पीसीज का एक अननोन डीएनए है। मुझे नहीं पता वो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है या यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है। बस मुझे इतना पता है उस डीएनए में कि जो एडेनिन का अमाउंट है, जो एडेनिन का कंटेंट है वो 20% है। अगर हमारे पास एडेनिन का अमाउंट 20% है तो हम थाइमीन का निकाल सकते हैं, क्योंकि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या है, थाइमीन है। तो एडेनिन का 20% है तो यहाँ पर चार ग्राफ रूल लगाएंगे कि सेकेंड वाला रूल यहाँ पर लगाएंगे चार ग्राफ का कि एडेनिन इक्वल टू थाइमीन एंड ग्वाइनोसिन इक्वल टू साइटोसिन। तो हमारे पास एडेनिन कितना है, 20% है ना। तो थाइमीन भी कितना हो जाएगा, 20%, क्योंकि एडेनिन इक्वल टू थाइमीन। अब 20% हमारे पास एडेनिन एंड थाइमीन है। आई होप आपको परसेंटेज तो निकालना आता होगा ना, कि कोई भी चीज़ हमारे पास हो तो वो अपने आप में 100% होती है ना। तो अब 100% से हमने 40% तो लेस देन कर दिया, यानी कि एडेनिन 20% निकल गया और 20% हमारे पास थाइमीन निकल गया। तो अब कितना बचा, 60% बचा, है ना। अब जो 60% बचा उसमें जीसी का 30% होगा, सॉरी ग्वाइनाइन का 30% होगा एंड साइटोसिन का 30% होगा, है ना, तभी तो ये 60 होंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास एडेनिन का दिया हुआ है परसेंटेज तो हम थाइमीन का निकाल सकते हैं, हम ग्वाइनिन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, हम साइटोसिन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर हमने एडेनिन थाइमीन का परसेंटेज निकाल लिया और ग्वाइनिन और साइटोसिन का परसेंटेज निकाल लिया, तब हम उनके अमाउंट के बेस पर बता सकते हैं कि डीएनए प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है ना। तो यहाँ पर जीसी ग्रेटर देन 80 है ना। जीसी कितना है हमारे पास, 60% है एंड 80 कितना है, 40% है। तो जीसी कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है। जब हमारे पास जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमें कौन सा डीएनए देखने को मिलेगा, डीएनए इज जीसी टाइप इन प्रोकैरियोटिक डीएनए, है ना। जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो जीसी टाइप का है, यानी कि ये जो हमारे पास अननोन डीएनए था ये किस सेल का है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है। क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और आप प्रीवियस वीडियो से कनेक्टिंग लिंक करके पढ़िए, है ना। प्रीवियस वीडियो अगर आपकी छूट रही तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, देन आफ्टर इस वीडियो मूव करिए, क्योंकि आप अगर एक कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे, एक लिंकिंग रखेंगे, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा है कि नाइट्रोजनस बेस क्या थे, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या थी, न्यूक्लियोसाइड क्या थे, इनकी बॉन्डिंग किसके किसके साथ थी, न्यूक्लियोटाइड्स क्या थे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या थे, तभी तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि इनके डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड्स को क्या क्या कहते हैं, है ना। तो कनेक्टिविटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप कनेक्टिविटी बनाए रखें, अच्छे से इसको रीड करें, ओके। एंड आप नोट्स ज़रूर बना लें। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।